Welcome to the BK Official. Every subject is available here. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Lovely guys, I hope that you will be pretty good and as fresh as morning flowers. Guys, today's lecture is very important. It is not only important for the candidates and aspirants of CSS and PMS examinations. It is also important for NMD CAD, for CAMU tests, for EDA, for NTS, means for all kind of examinations, as well as for your all kind of disciplines. Mean if you are a student of BS English, if you are a student of economics, if you are students of biology, chemistry, physics, and any kind of. But it's very important, and it's generally very important for your writing skills. It will improve and it will help you in your writing skills. Whenever you write down, you will not write down incorrect English. You will write down correct English after taking this lecture and after understanding and after writing down in your notebook, and to what we can say, to follow all these rules while writing, while speaking. I hope and I am fully convinced that there will be no problem. There will be no problem. So in this lecture, I'll teach you only 10 rules regarding subject-verb agreement. This is the second page. So 8 rules are page number 1. And गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप ये लेक्चर्स देखते हैं, जितनी भी इंग्लिश की ग्रामर के लेक्चर्स हैं, तो आपने इनको अपने नोटबुक्स में नोट करना है, लिख करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट ये बताएं, ये कहें कि सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने रब्ता करना है। आपको तमाम लेक्चर्स के, आपको जो भी लेक्चर का PDF चाहिए। ओके गाइज़, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंग्लिश में ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है, ये एक ट्रिकीएस्ट कंसेप्ट है। तो ये असल में है क्या? जब आपने इसे अंडरस्टैंड किया इस कंसेप्ट को, तो फिर उसके बाद रूल्स बहुत ज़्यादा इजी है। एक मर्तबा अगर इस कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया, तो फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो रूल्स है वो बहुत ज़्यादा आसानी से आप समझेंगे। बहुत आसान है, वो बहुत इजी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है ये क्या है। अगर आप देखें तो इंग्लिश सेंटेंस के जो बेसिक एलिमेंट्स है, या हमारे पास जो इंग्लिश का जो सिंपल्स और बेसिक सेंटेंस होता है, वो 3 एलिमेंट से बना हुआ होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर कोई सेंटेंस में वर्ब हो, तो ये वर्ब हमेशा इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है। इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है इंग्लिश में, वो ये है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर सिंपल वर्ड्स में आपको बताता चलूँ कि हेल्पिंग जो सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
सेंटेंस में जब ये वर्ब इस्तेमाल होता है ये तो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल नहीं होता। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो रिलेशंस है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सेंटेंसेस को तो ये है ही ड्रिंक्स वाटर और दूसरा है दे ड्रिंक वाटर। पहले सेंटेंस में अगर आप देखें तो जब सब्जेक्ट की जगह पर ही आया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया गया है, तो हो गया है ही ड्रिंक्स वाटर। अगर हम दूसरी सेंटेंस को देखें तो सब्जेक्ट की जगह पर जब दे आया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ है, सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स को देखें तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट वारर है और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट वारर है, यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस, दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट सेम है और सब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज है। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज हो गए हैं लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। तो सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ वर्ब भी चेंज हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के चेंज होने से वर्ब में तब्दीली आई है, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब अगर दूसरी बाकी सेंटेंसेस की तरफ अगर हम जाए, ये है ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो जब सब्जेक्ट की जगह पर ही आया है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इज़। और जब सब्जेक्ट की जगह पर आया है दे तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, आर। दे आर ड्रिंकिंग वाटर, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो इससे हमें पता चला कि सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होता है, ना कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, एक और कंसेप्ट जो सब्जेक्ट अग्रीमेंट के साथ रिलेटेड है वो ये है कि आपको इन दो ग्रुप्स के बारे में अगर इल्म है तो फिर तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको इन दो ग्रुप्स के बारे में इल्म नहीं है तो आपने इन दो ग्रुप्स को मेमोराइज़ करना है, आपने इसको रट्टा लगाना है, ठीक है। उसे अंडरस्टैंड करना है और उसे मेमोराइज़ करना है, उस पर रट्टा लगाना है, ठीक है। वो ये है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स आए तो उनके लिए अलग रूल्स होंगे, और अगर सब्जेक्ट की जगह पर ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स आए तो उसके लिए अलग रूल्स होंगे। ग्रुप नंबर 1 के जो मेंबर्स हैं वो ये है कि वो कौन से हैं, वो है ही, शी, इट, और जितनी भी सिंगुलर नाउन्स हैं, मतलब कि जो एक नाम है, ठीक है, सिंगुलर नाउन्स है, ये अगर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो उनके लिए अलग रूल्स होंगे। बिल्कुल उसी तरह ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स है आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल नाउन्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नाम है, जमा नेम्स हैं, तो उनके लिए अलग रूल्स होंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उनके लिए अलग रूल्स होंगे, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अलग लगेंगे, अलग इस्तेमाल होंगे। और अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके लिए तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, सिंपल कंसेप्ट्स है, उसे अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स। उनमें सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि
अगर सब्जेक्ट की जगह पर ग्रुप नंबर 1 का कोई मेंबर आ जाए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, डिड, विल, इज़, वाज, हैज़ बीन, विल बी, विल हैव एंड विल हैव बीन। सिंपल वर्ड्स में आपको कुछ इस तरह समझिए कि अगर ग्रुप नंबर 1 का कोई मेंबर, ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर 1 का कोई मेंबर सब्जेक्ट की जगह पर आया तो उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, ये इस्तेमाल। रूल नंबर 1 का को एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपके आसानी के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट से के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि हमने क्या लिखा है कि अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए तो इसके साथ डज लगेगा। ये देखें, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, अली भी एक नाम है और कैट भी एक नाम है, तो उनके साथ क्या लगाया गया है, डज इस्तेमाल हुआ है। तो एक बात तो प्रूफ हो गया। अब आए ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, अली भी सिंगुलर नाम है और कैट भी, तो उसके साथ डिड भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये बात तो भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आए कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, इज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उसके साथ वाज इस्तेमाल हुआ है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ इस्तेमाल हुआ है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल हुआ है। और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ विल इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो विल इस्तेमाल हुआ है, यह है विल। इसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ विल हैव भी इस्तेमाल होता है, विल बी इस्तेमाल होता है, विल हैव बीन भी इस्तेमाल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले बताया रूल नंबर 1, तो बिल्कुल उसी तरह रूल नंबर 2 भी क्या कहते हैं, ये भी टेंसेस के साथ रिलेटेड हैं। जिन बच्चों को टेंसेस याद हो तो उनके लिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो आइए रूल नंबर 2 में ये कहते हैं कि जब सब्जेक्ट की जगह पर ग्रुप नंबर 2 का कोई मेंबर आ जाए तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे डिड, डू, विल बी, विल हैव बीन, वर, हैव और हैव बीन। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा है इसमें कि एक्सेप्ट आई एंड वी। इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा आपको। पहले इसको देखते हैं कि ये रूल सिंपल वर्ड्स में हम समझें। इस रूल में ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाए, सब्जेक्ट की जगह पर ग्रुप नंबर 1 का कोई मेंबर आ जाए, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आ जाए, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा डू, डिड, विल बी, विल हैव बीन, वर, हैव और हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब उनके साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसका कंसेप्ट असल में है क्या, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने लिखा है आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, अली एंड आलिया डू, कैट्स डू। यहाँ पर देखें, जब ग्रुप नंबर 2 का कोई मेंबर आया है तो उन सब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में क्या इस्तेमाल हुआ था, उन सब के साथ डज इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर देखिए आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, और जब यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल नाउन मतलब एक नेम आली हो गया और दूसरा आलिया हो गया, तो 2 नेम्स प्लूरल नाउन हो गया, ये प्लूरल के साथ बी डू इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पर एक कैट था,
जब कैट एक था तो उसके साथ डज लग गया था। यहाँ पर कैट्स ज़्यादा है, प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके साथ क्या लगाया गया है, इसके साथ लगाया गया है डू। आई होप आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसी तरह आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डिड लगाया गया है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमेशा वाज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आई वी यू दे और प्लूरल नाउन तमाम के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और इसी तरह हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ही शी इट ग्रुप नंबर 2 के तमाम मेंबर्स के साथ विल बी, विल हैव और विल हैव बीन इस्तेमाल होगा, सिवाय कौन कौन से, आई और वी के साथ। अगर हम फ्यूचर टेंस को देखें तो फ्यूचर टेंस में ये होता है कि आई और वी के साथ शैल, शैल हैव, शैल बी और शैल हैव बीन इस्तेमाल होता है, और उनके अलावा बाकी तमाम के साथ विल बी, विल हैव और विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। ये वही फ्यूचर टेंस का जो कंसेप्ट है, ये उसकी वजह से मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई आया तो उसके साथ लगेगा शैल, ठीक है, या वी आया तो आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल या शैल बी या शैल हैव या शैल हैव बी। अब जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का तीसरा रूल है वो है मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में हमारे पास है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एक्सेट्रा। अब अगर हम मॉडल वर्ब के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये बात जहन में रखना चाहिए कि सारे के सारे मॉडल वर्ब्स जितनी भी नाउन्स है और प्रोनाउंस है उन सब के साथ इस्तेमाल होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। जब कोई भी मॉडल वर्ब, अब यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, ए, बी और सी, जो तीनों मॉडल वर्ब्स के बारे में हैं। पॉइंट नंबर ए ये है कि अगर कोई मॉडल वर्ब किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो उस मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होता है उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखिए, ही कैन ड्राइव द कार, जब कैन आया है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी कैन ड्राइव द कार, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही शुड गो, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी शुड गो, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब भी कोई सेंटेंस में मॉडल वर्ब आए तो उस मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। ये है पॉइंट नंबर 1। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट नंबर बी ये है कि जब कोई भी मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में आए और उस मॉडल वर्ब के बाद हैव का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हैव, तो उस हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस सेंटेंस को, ही शुड, तो शुड आया है एक मॉडल वर्ब और फिर उस मॉडल वर्ब के बाद आया है हैव, तो शुड के बाद जब हैव आया तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो, वेंट, गॉन, गॉन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ही शुड हैव गॉन, यहाँ पर देखें वी शुड हैव गॉन। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ चुका होगा। अब आते हैं हम पॉइंट सी की तरफ कि जब भी कोई मॉडल वर्ब किसी सेंटेंस में आए और उस मॉडल वर्ब के बाद बी लिखा गया है, वर्ड बी लिखा गया है या बी आया हो, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट विल एंड शैल। यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले इस बात पे आते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ जाए तो उस मॉडल वर्ब के बाद और उसके बाद बी आ जाए, ठीक है, तो आपने उस बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देखिए इट शुड बी डन, यहाँ पर आप देखिए शुड आया है और फिर इसके बाद बी आया है, तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, थर्ड फॉर्म। डन थर्ड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए एप्पल कैन बी ईटन, तो कैन जब आया है ये मॉडल वर्ब है और इस मॉडल वर्ब के बाद जब बी आया है तो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है ईटन, जो कि ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। आई होप आपको मॉडल वर्ब के बारे में आपने ये अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। पहले मैं आपको बताऊं कि जब इसका थोड़ा सा इसको समराइज़ करें इस पॉइंट को, कि जब मॉडल वर्ब आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। जब मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है, और जब मॉडल वर्ब के बाद बी आ जाए तो इसके बाद भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये देखिए कि अगर किसी सेंटेंस में विल और शैल आ जाए तो उसके बाद बी आ जाए तो फिर उसके बाद हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, ING फॉर्म भी कभी कभी लगाते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ ना इट, लेट मी शो यू, आई शैल बी, तो यहाँ पर बी आया है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है, और जब एक्टिव वॉइस में आया है तो फिर इसके बाद हम कहते हैं आई शैल बी गोइंग, ING फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। या लेकिन याद रखिए कि अगर किसी भी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिया हो तो फिर विल बी और शैल बी के बाद ING फॉर्म इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया हो और फिर कोई किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी का वर्ड आ जाए तो फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल। अब जो रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, वो ये है कि जब दो नाउन्स है किसी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के जगह पे दो नाउन्स आए हैं और वो दोनों नाउन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं एंड के ज़रिए, ये वर्ड एंड जो है ना, इसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ दो नाउन्स कनेक्टेड है, सब्जेक्ट की जगह पे आए हैं, तो उनके बाद जो भी कोई वर्ब इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो उस वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं होगा, और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको पहले सिंपल सिंगुलर वर्ब लिखता हूँ, सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूँ, और फिर इसके बाद आपको दो नाउन्स एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें मैंने लिखा कि अली, तो अली हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक नाम है। इसके बाद जब मैं लिखूँगा कोई वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो अली के बाद लगेगा गो, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा, ठीक है। अली गोज़ टू स्कूल। और अगर अली की वर्ब, अगर अली किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आया तो उसके साथ जो भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे कि अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अली हैज़ गॉन टू स्कूल, और अली वाज गोइंग टू स्कूल, या अली हैज़ बीन या हैज़ बिन, ठीक है, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर अगर आप देखिए जब एक नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इज़, हैज़, वाज और
हैज़ बीन, मतलब कि हैज़ बिन, ठीक है, वाज और और इज़, ये हमारे पास कौन से, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट ये है कि जब दो नाउन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एंड के ज़रिए, तो उनके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस है तो उसके वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। पहली तो यह बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अली एंड शारिया, तो गो वर्ब जब आया है उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ है। ये पॉइंट तो क्लियर है, अली एंड शारिया गो टू स्कूल। दूसरा पॉइंट ये है कि अली, जब दो नाउन एक दूसरे के साथ एंड के ज़रिए कनेक्टेड है तो उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। कौन सा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से है, वो है हैव, ठीक है, हैव बीन, हैव बिन, और हमारे पास है वर, और इसके अलावा है आर, ठीक है। उनके बाद जो भी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे हैव बिन, आर या वर। यहाँ पर आप देखिए, अली एंड शारिया हैव गॉन टू स्कूल, तो अली और शारिया एक दूसरे के साथ एंड के ज़रिए कनेक्टेड है, तो उनके बाद जो कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब आया है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, यानी हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा कि जब कोई भी दो नाउन्स एक दूसरे के साथ एंड के ज़रिए कनेक्टेड है तो उनके बाद जो भी कोई वर्ब आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो एस ई एस के बग़ैर होगा, उसके वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। और जब कोई हेल्पिंग वर्ब इन दो नाउन्स के बाद आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि वो हैव होगा या हैव बिन होगा या वर होगा या आर होगा। आई होप आपको पॉइंट नंबर 4 समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है रूल नंबर 5। तो गाइस, अब आपको बाकी रूल्स बहुत आसानी से समझ आएंगे, क्योंकि आपको पहले ही से पता चला कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है। वो है इज़, वाज, हैज़ और हैज़ बीन। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से है, वो है आर, वर, हैव और हैव बिन। तो अभी हम अपने जो रूल नंबर 5 है, जो 5वां रूल है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि जब कोई दो नाउन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, किसके ज़रिए, विद के ज़रिए, अलॉन्ग विद के ज़रिए, एज वेल एज के ज़रिए, और ये दोनों नाउन्स सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए, तो उनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस हो तो वो वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा होगा। और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद इस्तेमाल होता है तो वही हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। या तो ये हैज़ इस्तेमाल होगा, या इज़ इस्तेमाल होगा, या वाज इस्तेमाल होगा, या हैज़ बिन इस्तेमाल होगा। यानी कि सेंटेंस जो भी टेंस में दिया गया हो उसी के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए,
अली विद हिज टीचर, जब अली और हिज टीचर दोनों एक दूसरे के साथ विद के ज़रिए कनेक्टेड है, ये दोनों सब्जेक्ट की जगह पर आए हैं और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसके वर्ब के साथ इस ईएस का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अली विद हिज टीचर, अली और हिज टीचर जब विद के ज़रिए कनेक्टेड है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई होप आपको ये पॉइंट भी आपको ये पॉइंट भी समझ आ चुका होगा। ये पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट के ऑपोजिट है। अब जो रूल नंबर 6 है वो ये है कि अगर दो नाउन्स एक दूसरे के साथ और के ज़रिए कनेक्टेड है, ठीक है, और के ज़रिए कनेक्टेड है और वो दोनों सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए, तो उनके बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, कोई भी इस हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, यानी कि हैज़, इज़, वाज या हैज़ बिन इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर कोई जुमला, कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो उसके बाद जो भी कोई वर्ब होगा उस वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा होगा। ये था रूल नंबर 6। अगर आप यहाँ पर देखें तो जब जुमला फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, दोनों एक दूसरे के साथ और के ज़रिए कनेक्टेड है, अली एंड शारिया, तो उसके साथ उसके वर्ब के साथ इस ईएस का इजाफा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें अली और शारिया, तो यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। बाकी बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है, क्योंकि आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता चल गया है। अब रूल नंबर 7 ये है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर ईच, every, any, none, neither, everyone, anyone, somebody, nobody, nothing, everybody, ये किस्म अल्फाज आ जाए सब्जेक्ट की जगह पर, तो उनके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। और अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो इन अल्फाज के बाद, इन वर्ड्स के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो उस वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा होगा। अब आते हैं उसके एग्जाम्पल पे। मैंने ये जो एग्जाम्पल दिए हैं सेंटेंसेस के, ये किसी और रूल के हैं, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में कोई सेंटेंस लिखते हैं कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि एवरी वन, जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया एवरी वन, तो उसके बाद आएगा हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हैज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एवरीवन इज़ गोइंग टू स्कूल, एवरीवन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एवरी वन, ठीक है, एवरी वन गो, तो जब गो वर्ब आया इसके साथ इस ये इसका इजाफा हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, क्या सेंटेंस है, तो एवरी वन गोज़ टू स्कूल। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ चुका होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में यह है कि अगर कोई भी दो वर्ड्स रूल नंबर 7 के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो एंड के ज़रिए, तो उनके बाद भी जो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। और अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो उसके वर्ब के साथ इस या ईएस का इजाफा होगा। आइए पहले रूल नंबर 7 के वर्ड्स को देखते हैं। ये देखिए, रूल नंबर 7 के वर्ड्स कौन से हैं? ईच, एवरी,
नॉन, नीदर। ठीक है, इनमें से अगर कोई दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो एंड के ज़रिए तो उनके बाद भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर देखें सेंटेंस को देखते हैं पहले। एवरी गर्ल, यहाँ पर देखिए एवरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर देखिए एवरी बॉय, तो यहाँ पर भी एवरी वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है किसके ज़रिए? एंड के ज़रिए। तो उनके बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस हो तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। यहाँ पर अगर आप देखिए जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, तो वर्ब के साथ इस ई एस का इजाफा हुआ है, तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय गोज़ टू स्कूल। या यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज़ गॉन टू स्कूल। तो अब रूल नंबर 9 ये है कि अगर कोई एंटिटी है, कोई सब्जेक्ट है, कोई चीज़ है और उसमें दो हुसूसियात मौजूद हो, दो फीचर्स मौजूद हो, या वो बंदा दो पोजीशंस पे हो, दो नौकरियां कर रहा हो, और वो सब्जेक्ट, वो एंटिटी, वो चीज़, वो बंदा वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। और अगर ये एंटिटी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, सिंपल वर्ड्स में। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये है कि द ब्लैक एंड वाइट डॉग बार्क्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुत्ता एक है, डॉग एक है, लेकिन वो कौन सा है? ब्लैक है और वो वाइट है। तो वो कुत्ता, उसके लिए जब हम वर्ब, वो भौंकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बार्क के साथ एस या ई एस का इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि द ब्लैक एंड वाइट डॉग हैज़ बार्क्ड, तो यहाँ पर कुत्ता एक है लेकिन वो कौन सा है? ब्लैक और वाइट है। उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो द लेक्चरर एंड द प्रिंसिपल गोज़, यहाँ या गोज़ टू कॉलेज या गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर अगर आप देखें तो बंदा एक है लेकिन वो प्रिंसिपल भी है और लेक्चरर भी है। तो उस बंदी के लिए हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उस वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा होता है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो द लेक्चरर एंड प्रिंसिपल हैज़ गॉन टू स्कूल या हैज़ गॉन टू कॉलेज। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बंदा एक है, वो प्रिंसिपल भी है और लेक्चरर भी है। उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? हैज़ है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब हम अपने इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं जो कि रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में यह है कि जब दो अलग अलग फीचर्स हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, और वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स दो अलग अलग एंटिटीज़ के साथ, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, और वो दोनों किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए तो उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है। और अगर ये दोनों किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आ जाए और वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसके बाद जो वर्ब लगेगा उस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है द ब्लैक डॉग एंड द वाइट डॉग बार्क। यहाँ पर आप देखिए तो द ब्लैक डॉग, जो ब्लैक फीचर है वो अलग डॉग के लिए है और जो वाइट फीचर है वो अलग डॉग के लिए है। तो उसके बाद जो
वर्ब इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, सादा, उसके साथ कोई एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पर द ब्लैक डॉग, ब्लैक अलग डॉग के लिए, द वाइट डॉग, वाइट अलग डॉग के लिए, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, हैव बार्क्ड। यहाँ पर अगर आप देखें तो हैव हमारे पास क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें द लेक्चरर एंड द प्रिंसिपल, यहाँ पर देखिए लेक्चरर अलग बंदा है और प्रिंसिपल अलग बंदा है। द लेक्चरर एंड द प्रिंसिपल गो, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं हुआ है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। आई होप कि आप ओके गाइज, it was all about today's lecture. Take care, be happy, Allah Hafiz.